हेलो एनसीआई फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस पे। और मैं अंशुल पालीवाल हाजिर हूं आपके सामने एक और अकाउंट्स का धमाकेदार सेशन लेके। इससे लास्ट वाले सेशन में हमने किए चैप्टर फर्स्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। और अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर सेकंड पे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और होपफुली आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलो चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, देखो एक चीज समझो, पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, है ना। क्या हुआ, एक साल तक बहुत अच्छा काम चला या 3 महीने तक बहुत अच्छा काम चला। अब क्या हुआ, एक पार्टनर बोलता है कि यार मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है ना। क्यों करना है, क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो दूसरे पार्टनर से बोले हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है अगला, तो चलो क्या करते हैं, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पहले वाले एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो जो रेशियो है अब वो नहीं रहेगा, अब क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये लोग कहां पे गए, ये लोग गए अपना एग्रीमेंट चेंज करवाने के लिए, तो वहां पे क्या बोला उसने कि देखो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि आपको नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही नया एग्रीमेंट बना, हुआ क्या उसके अंदर एक प्रॉफिट की जो कंडीशन थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, वो चेंज हो गई। उसके साथ ही क्या हो गया, इसका हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कहना क्या चाहते हैं बेसिकली कि जैसे ही आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाती है, उसी के साथ ही आपकी पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में। तो चलो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन एग्रीमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब इस चेंज के क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं, है ना। इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो देखो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है कि पार्टनर ने बोला मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, हमने वो चेंज कर दिया। एडमिशन हो सकता है या रिटायरमेंट हो सकता है ना। देखो ये वाले क्वेश्चन ना आपसे वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, देखो ये सेकंड रीजन क्या है, एडमिशन है। और क्या हो सकता है, रिटायरमेंट हो रहा है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब जो बाकी के बचे पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप चलाएंगे, है ना, बिजनेस चलाएंगे, तो भी क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये सारे क्या है, रीजंस हैं। ये क्या है, सारे के सारे रीजंस हैं। किसके रीजंस हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस हैं, है ना। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर जो है नेक्स्ट वन दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, देखो जैसे उस पार्टनर ने बोला कि यार मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को इसका, कि अगर देखना समझना बात को, अगर ए और बी पार्टनर है ना, ए और बी पार्टनर है और दोनों रेशियो कैसे लेते हैं, इक्वली बांटते हैं। दोनों प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। तो 50 रुपीज ए को मिल रहे हैं, है ना, और 50 रुपीज किसको मिल रहे हैं, बी को मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात, 50 रुपीज ए को मिल रहे हैं, 50 रुपीज बी को मिल रहे हैं। अब न्यू एग्रीमेंट होता है, बी के अकॉर्डिंग न्यू एग्रीमेंट होता है, और न्यू एग्रीमेंट में क्या बोलता है कि बी कितने लेगा, बी कितने लेगा, बी लेगा कितने रुपए, बी लेगा 100 में से कितने, 60 रुपीज कौन लेगा, बी लेगा, है ना। तो 100 रुपीज में से 60 बी ले रहा है, तो ए कितने लेगा, 40 लेगा। बात समझ में आई। तो देखो हुआ क्या, पहले ए कितने ले रहा था, 50, अब ए कितने ले रहा है, 40। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है ना। तो बताओ ए को पैसा ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। और हमको ये कैसे पता चला, जब हमने 50 में से 40 को माइनस करा तो 10 आया ना 10। तो बताओ मुझे एक बात, ए ने क्या करा, ए ने क्या करा, ए ने करा सैक्रिफाइस। ए ने क्या करा, ए ने करा सैक्रिफाइस। और पैसा किसको मिला, फिर जो प्रॉफिट था वो ज्यादा किसको मिला, वो बी को मिला। कैसे निकाला आपने, देखो 50 माइनस 60। अब देखो ये वाली चीज कितनी कमाल की है। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से इसको लिख रहा हूं, चलो हमारे अकाउंटिंग वे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज मैं क्या समझाना चाहता था आप लोगों को, कि ए और बी को 50-50 रुपीज मिल रहे थे। जो न्यू एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर बी ने क्या बोला कि अब हमें इक्वल नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा लूंगा। कितना लूंगा, 60 रुपीज लूंगा। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, 40 ही मिलेगा। और जब हम इसको और कंडीशंस में लेके आए तो देखो
अब ए का क्या हाल हो गया, मतलब बेसिकली ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रेशो के अकॉर्डिंग। तो ए ने क्या करा, देखो पहले उसको कितने मिल रहे थे 50, है ना, अब कितने मिलेंगे 40। तो 10 रुपीज का ए ने क्या करा, ए ने करा सैक्रिफाइस, 10 रुपीज का ए ने क्या करा सैक्रिफाइस। इसी तरीके से बी को पहले मिल रहे थे 50, अब मिल रहे हैं 60। तो देखो बी को क्या हो गया, इसमें बी को हो गया इसके अंदर गेन, बी को इसके अंदर क्या हो गया गेन। इसी फॉर्मूले पे बेस हमने निकाला कि जब हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं ना, जब हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, रेशो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि सैक्रिफाइस रेशो वो रेशो है जिसके अंदर पार्टनर जो अपना प्रॉफिट सरेंडर कर रहा है, हम लोग उस रेशो को निकालते हैं, ठीक है। अब सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमने अभी पढ़ा सिंपल वर्ड्स में, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, जो इसको ओल्ड में अमाउंट मिल रहा था उसमें से हमने माइनस करा जो न्यू में अमाउंट अब मिलेगा इसको, है ना, जो ओल्ड रेशो में इसको पैसा मिल रहा था उसमें से हमने माइनस करा न्यू वाले रेशो में जो पैसा मिल रहा था उसको। तो हमारा आंसर किस में आया, देखो हमारा आंसर किस में आया, प्लस में, प्लस में आया तो क्या आ गया सैक्रिफाइस। इसी तरीके से जब हम बी का निकालते, देखो बी को पहले कितने मिल रहे थे 50, अब कितने मिल रहे हैं 60। तो बताओ इसको क्या, ये आंसर तो माइनस में आ रहा है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन है ये क्या गेन, ठीक है ना। तो इसी को हमने किस में पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, और फॉर्मूला क्या निकला सैक्रिफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो यहां तक बात समझ में आई। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। समझ में आया, चलो इससे आगे चलते हैं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो, है ना, चलते हैं आगे। अब देखो गुडविल क्या है, गुडविल क्या है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो, देखो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, और कोई एक पर्सन है जो 5-6 साल से ऑलरेडी उस बिजनेस में है, तो बताओ अगर सेम प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, किसको मिलेगा बताओ, उस पर्सन को मिलेगा जो 5 और 6 ईयर से पहले से उस बिजनेस में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होगी तो हमारे माइंड में ऑलरेडी आएगा कि यार वहां पे जाके और उस पर्सन की दुकान है, जैसे कि मान लो कोई हलवाई है ना, तो हमें जब भी समोसा खाना होता है तो हम लोग बोलते हैं यार जोधपुर मिष्ठान भंडार, वहां पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम वर्क कर रहा है, ठीक है ना, जोधपुर मिष्ठान भंडार। तो हमारे जैसे ही माइंड में किसी प्रोडक्ट आया, कोई प्रोडक्ट आया तो हमारे उसमें उस प्रोडक्ट की कंपनी का नाम आ गया, इसी को बोलते हैं गुडविल। जैसे हमें नूडल्स खाने के लिए हमें सबसे पहले माइंड में क्या आता है, मैगी। तो ये वाली जो चीजें है ना, ये गुडविल कहलाती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सोचो और उसका नाम आपके माइंड में आ जाए, है ना, और यही चीज उस कंपनी को क्या करवाती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट करवाती है। बोलो बात समझ में आई तो चलो आगे चलते हैं, है ना। तो देखो गुडविल क्या होती है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस कैसे, नूडल्स खाने, जब हमारे माइंड में कोई भी चीज दिमाग में नहीं आएगी नूडल्स को सोच के, तो हम लोग सीधे मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे नूडल्स देना, तो वो 2 टाइप के नूडल्स दिखाएगा। लेकिन वहीं अगर हमने पहले ही सोच लिया कि यार नूडल्स खाने, नूडल्स के नाम से हमारे माइंड में आया मैगी खानी है भाई, है ना, तो हम जाके मार्केट में क्या मांगेंगे, दुकानदार के पास जाके कि भैया मैगी दे दो, है ना। तो इस तरीके से गुडविल काम करती है, और मैंने एग्जांपल जो बताया उसके अंदर मैगी को हुआ उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्योंकि आपने जाके मांगा ही उससे मैगी। समझ में आया। तो क्या होता है गुडविल, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अब देखो गुडविल कितने टाइप की होती है, गुडविल होती है 2 टाइप की, ठीक है, एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वापस से बोलता हूं, एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल का अगर मैं एग्जांपल, देखो इसको बिजनेस में दिखाते हैं, जी हाँ इसको बिजनेस में दिखाते हैं, शो इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट के अंदर हम लोग दिखाते हैं। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जी नहीं, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इन दोनों चीजों में से एग्जाम में पूछ सकता है वो आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान रखें सीबीएसई वालों। अब देखो वैल्यूएशन की क्या जरूरत है गुडविल के, कब कब जरूरत है, देखो जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेशन करोगे, रिटायरमेंट के टाइम पे करोगे, और जब भी आप कोई फॉर्म अपनी सेल कर रहे हो तब आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे। इसके अंदर एक और केस था अमालगमेशन का, लेकिन उसको हम लोग नहीं करेंगे, वो सिलेबस में आपके नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने जान लिया गुडविल क्या होती है, कि ये आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है किसी बिजनेस की। फिर हमने देखा कि गुडविल होती कितने टाइप की है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, परचेज गुडविल को जी हाँ दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस पे बात करूं आप लोगों से, तो इसके ऊपर काम कौन सा एएस करता है, इसके ऊपर काम करता है AS 26,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसके ऊपर काम करता है, ठीक है ना। AS 26 के अकॉर्डिंग होता है ये ट्रीटमेंट। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अच्छा ये गुडविल तो आ गई, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला आपका कौन सा मेथड आ गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा कौन सा आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कौन सा आ गया, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड्स हैं हमारे। अच्छा ये वाले नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपको जाना है NCI ऑफिशियल्स पे, NCI ऑफिशियल्स पे जाके आपको टेलीग्राम पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। जाइए वहां पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये नोट्स फ्री में लीजिए। देखो आगे चलते हैं अब लोग। अब कौन सा आ गया, पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। ये पहला मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक बिजनेस के, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन हो, 3 और 4 ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स उठाएंगे, है ना। 3 या 4 ईयर्स के, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 4 ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स उठाए किसी बिजनेस के। लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट होगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 ईयर्स का है तो 4 का डिवाइड लगा देंगे। इन सिंपल वर्ड्स आपने बचपन में भी सीखा होगा, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जितने अमाउंट्स हैं उनको ऐड करो और डिवाइड लगाओ नंबर ऑफ, कितने नंबर्स हैं वो, है ना। अगर 4 नंबर्स दे रखे हैं तो 4 का डिवाइड लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहां आती है वो भी देख लो, है ना। इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है जो अबनॉर्मल आइटम्स गिवन होते हैं, है ना। अबनॉर्मल आइटम्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर उससे आपका प्रॉफिट घटेगा। रिपीट कर रहा हूं वापस से, अबनॉर्मल आइटम्स या तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर उससे आपका प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। टेंशन मतलब अभी एक एग्जांपल करेंगे, उससे और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें उनका अबनॉर्मल आइटम्स को हमें उसमें एडजस्ट करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। अच्छा एडजस्ट कैसे करेंगे, सपोज मैंने एक लॉटरी जीती, है ना, 50,000 रुपीज की मैंने लॉटरी जीती, तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बताओ इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हो गया होगा, है ना। अब यही आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये लॉटरी मैं हर साल जीतूंगा, अगर हाँ तो उसको वहीं रहने दो, अगर ना तो उसको क्या करो, हटाओ भाई, क्योंकि ये आपके एवरेज प्रॉफिट्स में काउंट होंगे ही नहीं, क्योंकि हर साल आपको ये होने ही नहीं वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस अबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उस प्रॉफिट में से, ठीक है। उस अबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आई कि अबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, अबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, हमें अबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट करना है। अबनॉर्मल इनकम को क्या करना है, डिडक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हर साल ये नहीं होने वाली, और हर साल नहीं होने वाली रिकरिंग नेचर की नहीं है, तो हटा दो, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हुई है तो आप उसको भी ऐड नहीं करोगे। इन सिंपल वर्ड्स, आपने कोई असेट सेल की है ना, आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है, और अगर आपने उसको कहां दिखा दिया, प्रॉफिट्स में दिखा दिया, तो इस साल तो आपका बढ़ जाएगा, क्या अगले साल दोबारा से उससे कोई इनकम होगी, नहीं होगी, है ना। तो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो आपकी इनकम हुई है उसको भी आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, किसमें से, उस नेट प्रॉफिट में से। तो ये 2 चीजें कैसे एडजस्ट होगी, आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों चीजें तो क्या हो गई, डिडक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि इनसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था और हर साल बढ़ेगा नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। इसी के साथ अब वो चीजें, जैसे कि मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, है ना, जिसके अंदर कंप्यूटर परचेज करता है और उसको P&L में उसने दिखा रखा है, चार्ज कर रखा है P&L में। तो मुझे एक बात बताओ, असेट्स P&L में से चार्ज की जाती है क्या, नहीं। जब हम असेट बाय करते हैं उसको P&L में से चार्ज करते हैं, नहीं करते। कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, देखो उस असेट को बाय किया, उसको हमने जब चार्ज किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें उस असेट वाले अमाउंट को वापस से ऐड कर देंगे जो हमने उसमें से क्या किया था, माइनस करा था, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने उसको क्या कर दिया, जो हमने रॉन्गली डेबिट किया था उसको हमने एड बैक कर दिया, क्या कर दिया, वापस से जोड़ दिया, है ना। इसी के साथ एक चीज और आती है, एबनॉर्मल लॉस, है ना। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब देखो हर साल तो ये लॉस होने नहीं वाले, है ना, और ये रिकरिंग नेचर के भी नहीं है, तो हम लोग इनको क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस होने से हमारा जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया था, वो हो गया था हमारा कम। अब हमें पता है हर साल ये होगा नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे। बेसिकली अबनॉर्मल आइटम्स का आपके प्रॉफिट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस कर दो, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको वापस से ऐड कर दो, बस इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है। बोलो बात समझ में आई, नहीं आई। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, अभी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। अब ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना।
कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 years बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, और 5 साल के जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिवन है, ठीक है। 3 ईयर बेस पे करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर। इन सिंपल वर्ड्स आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उस एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। लेकिन हाँ, इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो चलो देखते हैं। 2013-14 का हमें प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपीज, 14-15 का दे रखा है 5 लाख रुपीज, 15-16 का क्या दे रखा है आपको, अच्छा लॉस दे रखा है, कोई बात नहीं, बड़ी बात थोड़ी है, लॉस है तो माइनस कर देंगे। 16-17 का कितना है, 1,50,000। उसके बाद 17-18 का कितना दे रखा है, 2,50,000। तो ये 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखना दो इन्फॉर्मेशन है कि 1 Jan 2016, है ना, 1 जनवरी 2016 वो बात कर रहा है इस वाले ईयर की, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है और उससे काम करना है, और हमें ये पता लगाना है कि पहले तो ये 1 जनवरी 2016 आएगा किसमें, ये आएगा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट वाले टाइम पे, है ना। तो ये आएगा कहां पे, ये आएगा यहां पे। बोलो बात समझ में आई। क्या बोल रहा है कि फर्म को क्या हुआ था, एक 3 लाख रुपीज का लॉस हुआ था, ठीक है, और उसका जो क्लेम था कितना रिसीव हो गया, 70,000 का क्लेम हमारा रिसीव हो गया कंपनी से, ठीक है। अगला बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, है ना। क्या बोल रहा है वो, एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आ गया भैया 80,000 का, हमें पता ही नहीं था ये टैक्स का रिफंड आएगा, लेकिन वो आ गया। अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये है हमारा लॉस, लेकिन कौन सा वाला है, अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इससे हमारा क्लेम आ गया 70,000 का, तो हमें जो नेट इफेक्ट पड़ा वो पड़ा 2,30,000 का। बोलो बात सही है। और ये कौन सा इफेक्ट पड़ा हमारा, अबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट पड़ा, अबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट पड़ा। और तुम्हें एक चीज अच्छे से पता है, अभी हमने पढ़ी है कि जब अबनॉर्मल लॉस हो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये हर साल नहीं होने वाला, तो हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बोलो बात समझ में आई। चलो दूसरे वाले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। देखो जब टैक्स पे करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, जब टैक्स रिफंड आता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्या हर साल ये प्रॉफिट होने वाला है, नहीं। तो ये जो टैक्स रिफंड है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, इसको क्या करना है, हटाना है, माइनस करना है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आता है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अब ऐड कर दो इसमें, देखो एक तो 4 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि ये चीजें इफेक्ट किस किस प्रॉफिट को करेगी। देखो एक तो इसको करेगी और एक इसको करेगी, ठीक है। अभी मैंने बताया तुम्हें कि 1 जन 2016 है वो आएगी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में। तो 4 लाख रुपीज हमने ऐड कर लिए। दूसरे ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है, 5 लाख रुपीज, ठीक है। तीसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है 60,000 का। ये क्या है, लॉस है 60,000 का। लेकिन हमें एक अबनॉर्मल लॉस और दे रखा है, कितने का, 2,30,000 का। एक अबनॉर्मल लॉस और दे रखा है 2,30,000 का। तो देखो ये तो हमारा अमाउंट सरप्लस में आएगा 2,30,000, और लॉस दे रखा है 60 का। तो जो नेट इफेक्ट पड़ेगा, वो कैसे पड़ेगा कि 230 तो हमें ऐड करने हैं, लेकिन किस में ऐड करने हैं, लॉस में ऐड करने हैं। अब देखो ये माइनस में दे रखा है अमाउंट, ये प्लस में है, तो 230 माइनस 60,000, ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया हमारा 1,70,000, ठीक है। अगला बोल रहा है अमाउंट दे रखा है 1,50,000, ऐड कर दो भैया सीधे सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद अगला और क्या दे रहा है, 2,50,000। इसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है। बोलो सर आपने इसका तो कुछ किया ही नहीं। अरे भैया कैसे नहीं किया, इसका कैसे कुछ नहीं किया। टोटल लॉस हो रहा था 3 लाख का, रिफंड कितना आ गया 70 का, तो जो नेट इफेक्ट पड़ा वो कितने का पड़ा, 2,30,000 का इफेक्ट पड़ा, ठीक है। इसको पहले ही हमने एडजस्ट कर दिया। अभी क्या बोल रहा है देखो, अनएक्सपेक्टेड टैक्स, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 250 माइनस 80, 250 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 170, कितना आ जाएगा, 1,70,000। और इसमें हम लोग डिवाइड किसका लगा देंगे बताओ, इसमें हम लोग डिवाइड लगा देंगे 5 का। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब इसको टोटल करके क्या लगाना है, 5 का डिवाइड ही लगाना है, ठीक है। तो देखो 4 और 5 9 10 11 12, है ना। 12 लाख तो ये हो गए। 12 लाख के अंदर अब हम और क्या जोड़ देंगे, 70 प्लस 50 120 प्लस 70 190, तो ये आ गया 13,90,000,
ठीक है। 13,90,000 डिवाइड बाय 5, कट कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 9, 7 ज़ा 35, 4 0 8, तो ये हमारा कितना आ गया, 13,90,000 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 ज़ा, ठीक है, 7 ज़ा, फिर आएगा 8 ज़ा, तो ये हमारा आ गया कितना, 2,78,000 आ गए। कितने आ गए, 2,78,000 आ गए। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये तो क्या निकल के आया हमारा, ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, देखो अब हम गुडविल निकालेंगे कि 2,78,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इयर्स बेसिस पे निकालना है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 0 0, 3 8 24, 4 2, 3 7 21, 3 2, 3 2 6 और 8, तो ये आ गया हमारा 8,34,000, ठीक है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि हमने क्या क्या किया। अगर आ गई तो फटाफट से उसको उतार लो, ठीक है। अगर आ गई बात समझ में तो इसको फटाफट से उतार लो, है ना। आ गया वाला हमारा आंसर 2,78,000, ठीक है। क्या आंसर आया इससे निकल के, 8,34,000 आ गया। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने समझा एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने सारी कैलकुलेशन देखी और ये भी देखा कि कौन से अबनॉर्मल आइटम्स को ऐड किया जाता है, कौन से अबनॉर्मल आइटम्स को लेस किया जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला बोलता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, देखो कि आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला था ना, आपको जो नॉर्मल रेट गिवन थी प्रॉफिट की, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है ना। तो मेरे वाले वर्ड्स में बोलते हैं नॉर्मल से ऊपर वाला क्या कहलाता है, सुपर वाला प्रॉफिट, ठीक है। वापस से रिपीट करता हूं, नॉर्मल से ऊपर वाला क्या कहलाएगा, सुपर वाला प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बताया ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला था उससे ऊपर वाला प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपका सुपर वाला प्रॉफिट, है ना। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको 4 फॉर्मूले दे देगा उठपटांग ऊपर नीचे, और उसमें से आपको ये टिक करना है। एक चीज और ध्यान रखना, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं। कई बार इनको दोनों को मिला के भी दे देता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आई। आगे चलो फिर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकालना भी सीखा ही था कि जो हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं, नेट प्रॉफिट्स, उन सबको ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड लगाओ, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, और उन आइटम्स को एडजस्ट कर लो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि एक बिजनेस में जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, उस पर आपको रेट गिवन होगी 10%, 15%, उस रेट को अप्लाई करना और आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले। सर थोड़ी सी क्लियरिटी दो, है ना। फॉर्मूले पढ़ के तो अकाउंटेंसी सॉल्व होनी नहीं है, हमसे ही नहीं हुई तो तुमसे भी कैसे होगी। अब देखो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि हम लोग क्या माइनस करेंगे, एपी में से एनपी माइनस करेंगे, ठीक है। एपी में से एनपी माइनस करेंगे, तो हम लोग पहले एपी निकाल लेते हैं। एनपी तो निकला हुआ है, सिंपल सा दिख रहा है हमें। हम इन सबको टोटल करेंगे, और उस टोटल में से किसको, देखो करके देख लेते हैं हम लोग। 20,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, है ना, प्लस 20 नहीं यार, 40 है, 40,000, 320, 3,20,000 प्लस 2,50,000, है ना, प्लस ये तो प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो गया यार, 2,70,000 प्लस 3 लाख, है ना। तो हम लोग इनको प्लस कर लेंगे और इसमें कितने का डिवाइड लगा देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स का, जो कि है 7। जब हम इनको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, देखो ये वाली चीज माइनस करनी है, ये वाली चीज माइनस करनी है ना, बाकी सारी चीजें प्लस करना और इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे तो इसका आएगा 10,50,000 डिवाइड बाय 7, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 5, ये कितना आ गया आपका 1,50,000 आ गया, है ना। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये क्या निकल के आ गया आपका, ये एपी निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एनपी निकालेंगे। एनपी का तो सिंपल सा है, 1,50,000, 1,50,000 12 लाख, है ना। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं एनपी।
तो लो आपकी इन्वेस्टेड कितनी है बिजनेस में, 12 लाख इन्वेस्टेड है ना, और उसका कितना निकालना है 10%, ये आ गया आपका 1,20,000। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा आपका। ठीक है, किसका, एसपी का। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है उसके अंदर हम लोग इन दोनों को पुट कर देंगे, ये रही एक चीज यहाँ पे और एक चीज ये रही यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना है, 1,50,000 में से माइनस करना है 1,20,000, है ना, और ये कितना आ गया हमारा 30,000 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 30,000। क्या निकल के आया हमारा, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया, है ना, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। तो अब मैं गुडविल यहाँ निकाल देता हूँ इसकी। ठीक है, गुडविल 30,000 मल्टीप्लाई कितना, कितने ईयर्स परचेज, 2.5 ईयर परचेज। तो 2.5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 75,000 रुपीज। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने पहले एपी निकाला, जैसे हम एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर निकालते हैं। फिर हमने एनपी निकाला, कैपिटल इन्वेस्टेड थी, उससे हमने रेट पे अप्लाई करके उसके बाद हमने निकाली गुडविल। कैसे निकलती है वो, हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। कितना आ गया, 75,000 आ गया। अगला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइज करना मतलब बड़ा करना, कैपिटलाइज करना मतलब बड़ा करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, कैपिटलाइजेशन करने वाले हैं। कैपिटलाइजेशन दो चीजों के होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का होता है और एक एवरेज प्रॉफिट का होता है और एक सुपर प्रॉफिट का होता है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, एक एवरेज प्रॉफिट का हो सकता है और एक सुपर प्रॉफिट का हो सकता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके अंदर देख लेना कि वो कैपिटलाइजेशन किसका कर रहा है। पता चले आंख बंद करके चला दिया तुमने एवरेज प्रॉफिट पे, है ना, कर दिया उसको कैपिटलाइज, घर पे आके देखते हो अरे यार शिट, एक नंबर गया, एवरेज प्रॉफिट का नहीं करना था, सुपर प्रॉफिट का करना था। तो ऐसी चीजों से बचो, है ना, जल्दीबाजी से बचो। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है तो ये देख लो। किसका, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का कर रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट। ठीक है, अब देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोग क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे और जो रेट गिवन है ना, जो रेट गिवन है उसको लगाएंगे नीचे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना है, रेट से डिवाइड करना है। वापस से बोल रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई करना है, रेट से डिवाइड करना है। बड़ा करना है तो बड़े फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है, इसको अपन करते हैं, उससे आपको और थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, और आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 72,000 गिवन है ना। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या करें, हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने तुम्हें बताया कि अगर बड़ा करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है 100 और छोटा अमाउंट कौन सा है 10। सिंपल सी बात है, एक जीरो ज्यादा लग जाएगी। तो ये कितना आ गया 7,20,000। बताओ कैपिटलाइजेशन वैल्यू समझ में आई क्या, आ गई। तो अब हमें कुछ ही नहीं करना। देखो हमने क्या निकालना था, यहाँ से हमें निकालनी थी नेट असेट, है ना। नेट असेट का मतलब क्या है कि आपकी जो असेट है उसमें से किसको माइनस कर दो, लाइबिलिटी को माइनस कर दो। नेट असेट का मतलब क्या है कि जो आपकी असेट है उसमें से किसको माइनस कर दो, लाइबिलिटी को माइनस कर दो। ठीक है, कर दो कर दो कर दो कर दो, है ना। तो हम निकालेंगे अब नेट असेट। नेट असेट कैसे, एसेट माइनस लाइबिलिटी, है ना। देखो एसेट कितनी गिवन है, 9,70,000 की आपको गिवन है। 9,70,000 माइनस 4 लाख रुपीज, ये आपका कितना आ गया 5,70,000। बोलो दोनों डिजिट्स आ गए नहीं आ गए, आ गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें निकालनी है गुडविल। और गुडविल निकालने का मेथड क्या है, देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। ठीक है, नेट असेट या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली, या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली। तो अब हम निकाल सकते हैं इससे, हमारे पास ये वैल्यू है ना। इसको लिख दो नीचे 7,20,000 माइनस कितना आया था इधर 5,70,000। जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 रुपीज। ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी गुडविल निकल के आ गई। बोलो बात समझ में आई, अगर आई तो देखो
हुआ ये क्वेश्चन इजीली, है ना। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एनसीआई ऑफिशियल्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना और ये नोट्स ले लेना, ठीक है। वहां पे आराम से क्वेश्चन निकाल लेना। आगे चलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो एक सिंपल सी चीज समझना, है ना। गुडविल निकालने के कितने मेथड है, वो आपको ये सिखाता है कि पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखो, फिर आपको क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट निकालना सीखो, फिर क्या सीखो, इन दोनों को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है। आपको जैसे ही आ गया गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे। देखो जैसे पहले हम लोग किसका कैपिटलाइजेशन कर रहे थे, हम लोग पहले कैपिटलाइजेशन कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट का, अब हम लोग किसका कैपिटलाइजेशन करेंगे, सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, वापस से वही क्वेश्चन है सेम। अब देखो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी गिवन है, ठीक है 4 लाख रुपीज। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, करते हैं, चलो देखो आओ। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, अरे रुको एक बार, ज्यादा बड़ा हो गया तो। दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा हो, है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इनसे तो क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। कैपिटल इन्वेस्टेड लास्ट वाले क्वेश्चन में कितनी आई थी हमारी, लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थी 5,70,000, कितनी आई थी 5,70,000, है ना। तो हमारी जो कैपिटल है वो आई हमारी 5,70,000। 5,70,000 का जब मैं कितना करूंगा, 10% करूंगा, जब मैं 10/100 करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 57,000 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा, एनपी आ गया, नहीं आ गया। कैपिटल हमारी गिवन थी 5,70,000, है ना, और हमने इस पे क्या निकाल दिया, एनपी निकाल दिया। हाँ एनपी हमने निकाल दिया इस पे। अब हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे डायरेक्टली, अब एसपी, हम लोग क्या निकालेंगे, एसपी सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है इसका, एपी माइनस एनपी। एपी गिवन है आपको 72,000 रुपीज और एनपी कितना गिवन है बताओ, 57,000 रुपीज, जो हमने निकाला है। कितना आ गया ये वाला अमाउंट कितना आ गया, हाँ ये आ गया हमारा 15,000। क्या आ गया हमारा 15,000 आ गया ये वाला। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको जो गुडविल है वो किसके हिसाब से निकालनी है, गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो गुडविल ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने बताया था कैपिटलाइज करना है मतलब बड़ा करना है, तो ये आ गया आपका कितना 1,50,000। तो हमने एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देख लिया, ठीक है। ये वाला मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ किसका, सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है, देना होता है, निकालना होता है। तो हमने यहां से तो क्या निकाल लिया, यहां से हमने निकाल ली कैपिटल, कैपिटल पे लगाई रेट, रेट निकालते हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। फिर उसके बाद क्या निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट गिवन था। सुपर प्रॉफिट हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा और सुपर प्रॉफिट निकालते हमने उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, जिससे हमारा क्या निकल के आ गया, जिससे हमारा निकल के आ गया गुडविल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं, देख लो इसको एक बार और अच्छे से। अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अब इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, न्यू कॉन्सेप्ट। देखो यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से हमारा न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो हमने अभी देखा था नीड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, है ना। गुडविल कैलकुलेशन की नीड कब कब पड़ती है, तो हमने वहां पे देखा था क्या, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फर्म सोल्ड एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो आगे में देखो कंडीशन जहां पे हमें गुडविल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और गुडविल किस रेशियो में बांटनी है हमें, गुडविल बांटनी है हमें सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटनी है गुडविल, सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ चुके हैं, वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, एक जर्नल एंट्री बन रही है इसके अंदर, है ना, कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि जिन पार्टनर्स ने गेन किया है ना प्रॉफिट का, जिन पार्टनर्स ने क्या किया है, गेन किया है प्रॉफिट का, वो उनको तो क्या कर देंगे हम लोग, उनको हम लोग कर देंगे डेबिट, है ना। और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उसकी कैपिटल कर देंगे क्रेडिट।
बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अभी हमने एक एग्जांपल समझा था, है ना, और वो एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाया था ताकि मैं इसको यूज कर सकूं आगे की तरफ। अब वो एग्जांपल हमारा कहाँ है? देखो ये रहा, है ना। अब मुझे एक चीज समझाओ और तुम लोग भी समझो कि जो ए है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसने अपना कितना प्रॉफिट दे दिया? 10 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया। तो इसने क्या करा? इसने करा अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस। तो अभी तक की जो गुडविल हमने कैलकुलेट की ना फर्म की, वो इसको तो मिल जाएगी, है ना, उसमें तो इसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, है ना। और जिसने गेन किया है ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब ये ज्यादा प्रॉफिट लेगा, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? इन सिंपल वर्ड्स कि जिसने अब प्रॉफिट अपना दे दिया है, जिसने अब अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर दिया है, प्रॉफिट का पार्ट, उसको तो वो गुडविल मिलेगी। ठीक है, और जो गेन कर रहा है ना प्रॉफिट का, उसको क्या करना पड़ेगा? वो गुडविल का पार्ट देना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो अभी एक प्रैक्टिकल से करते हैं इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें, है ना। देखो क्या बनी इसकी जर्नल एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, है ना। देखो ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे आराम से। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। PQR पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/5 शेयर। क्या डिसाइड करा? कि फ्यूचर में अब R को कितना शेयर देंगे हम लोग? 1/5 शेयर देंगे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि फर्म की जो गुडविल है वो कितने पे वैल्यू हुई है? फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है 3 लाख रुपीस पे। फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है? 3 लाख रुपीस पे। बोलो यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? तो अब हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर हमें निकालना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो मैं निकाल देता हूं सीधा इसको कि हम लोग करेंगे पीज क्या निकालो बताओ? ये दे रखा है इसका 1/5। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं R एज न्यू शेयर, है ना। R का न्यू शेयर कितना है? 1/5। ठीक है, तो फर्म्स रिमेनिंग शेयर कितना बचा बताओ मेरे को? फर्म्स रिमेनिंग शेयर कितना बचा? फर्म का रिमेनिंग शेयर, अगर मैं फर्म का टोटल शेयर 1 मानूं और 1 में से किसको माइनस कर दूं? 1/5 को, है ना, तो कितना आ जाएगा? 4/5। कितना आ जाएगा? 4/5, है ना। फर्म का रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? 4/5। ठीक है, फर्म का टोटल शेयर कितना होता है प्रॉफिट का? टोटल फर्म्स शेयर हम कितना मान रहे हैं? 1। टोटल फर्म का शेयर हम कितना मान रहे हैं? 1, है ना। R को कितना मिल गया? 1/5। तो बताओ फर्म का रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5, तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। अब देखो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे पीज न्यू शेयर। हम किसका निकाल रहे हैं? पीज न्यू शेयर। कैसे निकालोगे? देखो ये प्रॉफिट कैसे बांट रहे थे? इक्वली। कैसे बांट रहे थे ये प्रॉफिट? इक्वली, जिसमें से R का शेयर इन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि अभी का जो प्रॉफिट है वो भी ये कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे, है ना। तो मैं कर दूं 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 4/5 का आधा किसको मिल जाएगा? 4/5 का आधा किसको मिल जाएगा? P को, और आधा ही किसको मिल जाएगा? Q को, है ना। तो हम लोग कर देंगे 4/10। ये किसका न्यू शेयर आ गया? P का। अब कौन आता है? Q। Q's न्यू शेयर। ठीक है, तो ये होगा 4/5 का हाफ। देखो हम यहाँ 1/3 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि R का शेयर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बचेगा वो कैसे बांट लेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 4/10, है ना। अब देखो, अब R का तो हमने पहले से लिख रखा है। R का कितना है? 1/5। तो अब देखो इसका क्या कर लें हम लोग? हम यहाँ और लिख लेते हैं ना, R एज न्यू शेयर 1/5। देखो इसका बेस इक्वल है क्या? देखो इसका बेस इक्वल है क्या? बेस इक्वल है इसका। देखो इसका 1/5 है, इसका 4/10 है, इसका 4/10 है ना। इसका अब देख लो, हम लोग सबके रेशियो एक साथ ले लेते हैं। एक काम करते हैं, P Q
आर, है ना। देखो यहां कितना है 4/10, यहां कितना है 4/10 और यहां कितना है 1/5। अब देखो क्या करूं मैं, इसको भी किससे, या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसमें 2 का डिवाइड लगा दूं, तो ये आ जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, आ गया। तो अब देखो इनका रेशो क्या आ गया, 2:1। कितना आ गया 2:1। ये इनका कौन सा शेयर आ गया, ये इनका न्यू शेयर आ गया। ठीक है, ये इनका कौन सा शेयर आ गया, ये इनका न्यू शेयर आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है जो कि क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो अब देखो चलो करो। पीस हम क्या करते हैं, देखो हमें तो पता नहीं है कौन सा रेशो निकलेगा, तो हम लोग सीधा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था 1/3, न्यू कितना है, न्यू आ गया इसका 2/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/15। बताओ आंसर प्लस में या माइनस में, ध्यान रखना 5 में से 6 नहीं जा सकते, आंसर आएगा माइनस में। तो ये क्या कर रहा है बताओ, ये कर रहा है हमारा गेन। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब किसका निकालने हम लोग, क्यू का। सेम 1/3 माइनस 2/5 सेम ही है रहेगा, 5 माइनस 6 15, 1/15 क्या हो जाएगा इसका, ये भी गेन। पी क्यू का हो गया, आर क्या करेगा, आर का देखो क्या करें, या तो इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर पहले कितना था बताओ, पहले था इसका 1/3 है ना, माइनस अब कितना हो गया 1/5। ठीक है, 15 3 5 माइनस 3 2/15। तो ये क्या कर रहा है बताओ, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो हमारी जो जर्नल एंट्री है, जो एंट्री है वो कौन सी बन जाएगी। देखो गुडविल का टोटल शेयर कितना है, गुडविल शेयर है ना 3 लाख रुपीस है, कितना है 3 लाख। 3 लाख का 2/15 हम लोग कर लेंगे, 15 2 जा है ना 2, कितना आएगा यहाँ पे 15 2 जा 30, 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया देखो 40,000 आ गए। कितना आ गया 40,000 आ गया। ठीक है, और 40,000 को ये कैसे दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास कर देंगे, हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे पीज कैपिटल, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों गेन कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल है ना, और टू आर एस कैपिटल। कितना शेयर मिला इसको, इसको मिला 40,000 का शेयर। ठीक है, और वो शेयर किस किसने दिया, पी ने दिया। कितना दिया पी ने, पी देगा 20,000 और ये भी देगा कितना 20,000। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। अब देखो मैंने तुम्हें इतना सारा क्यों करवाया है, ये 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और 3 मार्क्स में आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा लेकिन इसको इस तरीके से हमें करना ही पड़ेगा, तब जाके नंबर आएंगे। शॉर्ट एंड फास्टेस्ट वे यहाँ पे काम नहीं आएगा, हम यहाँ पे काम नंबर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसके लिए काम कर रहे हैं, नंबर्स के लिए। और अगर आपके नंबर मैं नहीं दिला पाता हूं तो मेरे इन लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये वर्ड जब भी करेंगे जब आपके मार्क्स आएंगे और मेरे को उसके पैटर्न आपको सिखाने। तो ये एंट्री बन जाएगी है ना, ये एंट्री बन जाएगी जिसके अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं आपके, ये दोनों आपके कर रहे हैं गेन। और गेन का हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये आ रहे थे माइनस में, और ये क्या कर रहा है आपका सैक्रिफाइस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस वाले में कि जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कुछ करता है, कोई करता है गेन, कोई करता है सैक्रिफाइस। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसकी कैपिटल कर देंगे क्रेडिट, बढ़ा देंगे है ना, और जो पार्टनर्स क्या करेंगे गेन, उनकी कैपिटल क्या कर देंगे डेबिट, उस रेशो में जिसमें इन्होंने क्या करा है सैक्रिफाइस करा है। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं है ना। इसी के अंदर एक और टॉपिक दे रखा है हमें, वो क्या है कि अगर जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ रिजर्व बचे हुए होंगे। क्या बचे हुए होंगे, रिजर्व बचे होंगे जो पार्टनर्स ने किसके लिए बनाए,
फ्यूचर के लिए बचाए होंगे, है ना। तो उन रिजर्व को हम लोग कौन से रेशो में ट्रांसफर कर देंगे, उन रिजर्व्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे। और अगर पार्टनर्स कोई नया नहीं जा रहा है तब ये वाली बात है, अदरवाइज तो पार्टनर्स तो सेम है ना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में एडमिशन और डेथ या रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही है, तो इसके अंदर पार्टनर्स सेम है, तो हम लोग कौन से रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब देखो यहां पे भी ना दो कंडीशन लगती है, किसको, रिजर्व को बांटने की भी कितनी कंडीशन लगती है, दो कंडीशन लगती है। एक में तो वो बोलेगा, देखो दोनों कंडीशन में आपके लिए लेके आया हूं, एक में तो वो बोलेगा कि पार्टनर्स में रिजर्व बांट दो, है ना, पार्टनर में रिजर्व बांट दो, तो बांट देंगे ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि पार्टनर्स में रिजर्व नहीं बांटने हैं, इनको बैलेंस शीट में ही दिखाना है ना, तो हम लोग उनको बांटेंगे, लेकिन कौन से रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं वापस से कि जब बोले बांट दो तो बांटना है ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर बोलते हैं कि नहीं हमें पूरे रिजर्व नहीं बांटने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो जो चेंज आएगा इसके अंदर वो एक एंट्री के थ्रू पास कर दो, तो वो चेंज हम लोग दिखा देंगे, है ना। और उन रिजर्व्स को कौन से रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब बांटना है ना, जब बांटना है तो कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब पार्टनर बोल दे कि पार्टनर के जो रिजर्व है वो नहीं बांटने हैं, तो हम उनको कौन से उससे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जिससे वो रिजर्व एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसके अंदर क्या है, देखो ट्रांसफर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो देखो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, समझो एक बार, ट्रांसफर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। अब इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है आप लोगों का। अब मैंने इसमें एंट्री बनाई है, नीचे तो लिख दिया हमने टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना। नीचे तो क्या लिख दिया कि उन पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएंगे जब क्या होगा, रिजर्व बढ़ेंगे। कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं, है ना, जो आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक तो मिलेगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। एक मिल जाएगा आपको जनरल रिजर्व, क्या मिल जाएगा, जनरल रिजर्व। एक मिल जाएगा आपको वर्कमैन, ये तो मेन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। एक और अगर मैं इसके अंदर लूं एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर क्या है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, देखो इसका मतलब क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन का, एक बार समझो कि एक फर्म है ना, जो अपनी फैक्ट्री लगाती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि यार कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हमारे किनके साथ, जो मजदूर हैं उनके साथ या वर्कमैन है उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ पैसा बचाते हुए चलते हैं, है ना, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ पैसा बचाते हुए चलते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग वो पैसा उसमें लगा देंगे या उस लायबिलिटी में पे कर देंगे, अगर नहीं होती है तो उसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ले लेता हूं, है ना, एक चीज और ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, है ना, रिजर्व। तो ये एक और चीज है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इसके अंदर आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन वाले में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एंट्री किससे पास होती है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, पीएनएल, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये किस में चल जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑल लॉसेज। अब जो लॉसेज हैं, देखो एक चीज समझो, जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, और अब जब लॉस हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अरे पढ़ा है ना 11th में कि हम लोग प्रॉफिट्स को ऐड करते थे, कैपिटल बढ़ जाती थी, लॉस को लेस करेंगे, उससे क्या होगा, कैपिटल घट जाएगी। कैपिटल घटती है तो क्या होगा, कैपिटल घटेगी तो क्या हो जाएगी, देखो डेबिट हो रही है यहाँ पे, और जो लॉसेज है वो आपने बांट दिए। अब देखो इसके अंदर लॉसेज भी ना दो टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। हमारा क्या होता है, लॉस होता है। और नॉर्मली जब गिवन ना हो कि ये डेबिट है या क्रेडिट है तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग उसको मानेंगे क्रेडिट, ठीक है। वापस से बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे लिए लॉस है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि ये प्रॉफिट है या लॉस है तो क्या मानेंगे, उसको प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ हो तो क्या मानेंगे, उसको प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक तरीके से लॉस है, तो उसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजों से क्या होती है, पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये दोनों लॉसेज हैं। ऊपर की चार चीजें प्रॉफिट है तो उनकी कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। बात समझ में आई। अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उससे और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी
देखो ये आ गया क्वेश्चन हमारा। देखो इसको, XYZ पार्टनर्स हैं 4:3:2 में। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, इक्वली। कुछ ही नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर देख लो कि ये रहा हमारा ओल्ड रेशो, ये रहे हमारे ओल्ड पार्टनर्स, है ना। ये रहा हमारा ओल्ड रेशो और ये रहे हमारे ओल्ड पार्टनर्स। अब हम देखते हैं कि रिजर्व क्या क्या दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक काम करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1,20,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 45,000, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 90,000। देखो ये हमारा क्रेडिट है, जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट है और वर्कमैन कंपनसेशन हमारा क्रेडिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा कौन सा वाला है, डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस। ऊपर के तीनों से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अभी मैंने सिखाया था सीधे जर्नल एंट्री पास करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग ले लेंगे जनरल रिजर्व, है ना। फिर हम लोग ले लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन सबके अमाउंट लिख लेंगे बाहर की साइड इधर एंट्री में। तो ये हो गया हमारा 1,20,000, ठीक है। 45,000 का हमारा जनरल रिजर्व हो गया और उसके बाद हमारा 60,000 हमारा कौन सा हो गया, WCR। किन में बांट देंगे, पार्टनर से बांट देंगे, 2 X की कैपिटल, 2 Y की कैपिटल और 2 Z's कैपिटल, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो। जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 225 डिवाइड बाय 4 + 3 + 2 9, 9 2 18, 9 5 जा, है ना। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो 4 से, एक बार 3 से और एक बार 2 से, ठीक है। तो x को मिल जाएंगे 1 लाख रुपीज, x को मिल जाएंगे कितने, 1 लाख रुपीज, है ना। y को मिल जाएंगे कितने, 75 और इसको मिल जाएंगे कितने, 50, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसको यहां से लाइन खींच लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई। हमने बांट दिए क्या, रिजर्व। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया, जी नहीं, अभी हमारी एक एंट्री और बाकी है ना। अभी हमारी एक एंट्री और बाकी है और वो एंट्री है किसकी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड इज कैपिटल, ठीक है। ये सब बांटेंगे किसको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। कितने का है ये हमारा, 90,000 का है। तो ये तो हमारा इजीली बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 2 में बांटोगे तो 10 40 तो यहाँ आएगा, 30 यहाँ आएगा और 20 यहाँ आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, आगे बात समझ में। हमने क्या करा, जो भी सारे क्रेडिट वाले बैलेंस थे उन सबको बांट के पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट कर दी, जो डेबिट वाला बैलेंस था उनकी पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर दी, कम कर दी। ये वाली चीज समझ में आई। ये एंट्री तब पास होगी, ये प्रॉफिट तब बटेंगे जब या तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो या फिर वो बोले कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स नहीं बांटने हैं, सॉरी बैलेंस शीट में रिजर्व्स नहीं दिखाने हैं, उनको क्या करना है, बांटना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When reserve are not transferred to capital account, जब आपको रिजर्व को किसमें ट्रांसफर नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान रखना, हमें इतना कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि इसको जस्ट लाइक ट्रीट करना है गुडविल। और गुडविल को हम लोग किस रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है। हमें इसको जस्ट लाइक कैसे ट्रीट करना है, गुडविल। और गुडविल को कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशो में। ये कब करना है, जब वो बोल दे कि आपको रिजर्व्स को किस में नहीं डालना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे तो कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में ही दिखाओगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म विद इक्वल शेयर ऑन 1 अप्रैल। देखो कैसे बांट रहे हैं पार्टनर्स, प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। और 1 अप्रैल को क्या डिसाइड करते हैं कि अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, 2:1:1 होगा। इनका जनरल रिजर्व दे रखा है 24,000 का। अब इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आप लोग सबसे पहले कौन सा रेशो निकालोगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं, ए का निकालते हैं। देखो हम आगे कुछ भी लिखेंगे, ए सैक्रिफाइस है, ए इज गेन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो ए डाल के सीधा लिखो, है ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। अब देखो इक्वल है तो 1 कितने पार्टनर है भाई, 3 है। न्यू रेशो क्या है इसका, 2:1:1, तो 2/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 3 4 -4 3
4 3 2 जा 6, कितना आ गया 2/12 आ गया। क्या कर रहा है ये, गेन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरीके से b का निकाल दो, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12, 3 4 3, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे अगले का निकाल लो, सी भी क्या करेगा फिर, तो ऑब्वियस सी बात है। ये वाले क्वेश्चन इजी पड़ेंगे तुम्हें, इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हें। ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बताओ एंट्री बन जाएगी क्या, अरे इजीली बन जाएगी शेरों, आराम से बना दोगे तुम लोग। देखो 24,000 है, 24,000 का 2/12 कर लो, 2/12 कर लो। जब तुम इसको काटोगे 1/6, 6 4 जा, है ना, 6 4 जा 24 आ गया। तो 4,000 से हमें एंट्री पास करनी है। 4,000 रुपीज किसको मिल रहे हैं, 4,000 रुपीज ए को मिल रहे हैं। कौन देगा, बी और सी। कितना कितना, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। थोड़ा सा गलत बोल लिया क्या मैं, बताओ किसको मिल रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इन दोनों को पैसा मिलेगा, है ना, इन दोनों को पैसा मिलेगा। कौन देगा, ए देगा। कौन देगा, ए देगा। चलो एंट्री करते हैं। एंट्री करनी है हमें, बी इज कैपिटल, है ना, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। क्या ये सही है, जी नहीं, उल्टा कर गए हम लोग, है ना। तो इसको सीधा कर लेते हैं वापस से, A is capital to B is capital to C is capital। कितने पैसे दे रहा था A, 4,000 रुपीज दे रहा था, 2,000 मिल जाएंगे B को, 2,000 रुपीज मिल जाएंगे C को। ऐसे करके आपके ये वाले नंबर हो जाएंगे पक्के, ठीक है। इस तरीके से एंट्री पास करनी है, बस ये जर्नल एंट्री पास करिए और ऊपर के रिजर्व एडजस्ट हो गए। अब आप इसको किस में दिखा सकते हो, बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। किस में दिखा सकते हो, बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। ऐसे कैसे, ध्यान रखना इस अमाउंट को चेंज मत करना। पता चले तुम्हें 4,000 यहां बांट दिए तो तुम सोचो अरे 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 24 में से 4,000 माइनस कर देते, 20,000 दिखा देते। नहीं, जनरल रिजर्व 24,000 के दिखाएंगे। इस एंट्री का पता है फर्क क्या पड़ा, जैसे रेशियो चेंज हो गया ना, तो ए ने जितना गेन करा उसने उतना पैसा और अपने कैपिटल में से कम कर दिया, ठीक है। और ये दोनों थोड़ा थोड़ा पैसा और लिया है जो इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था इस रिजर्व में, अगर रेशो पहले वाला होता तो, है ना। बस इतनी सी बात समझ लो। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, इसका मतलब क्या है कि जो हम रिवैल्यूएशन करेंगे उसके बाद हमारी जो असेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यूज निकल के आएगी, उसको जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो इससे पहले एक चीज समझो कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पक्का है भैया रिवैल्यूएशन होगा ही होगा, है ना। रिवैल्यूएशन के टाइम पे अब आप लोग क्या करने वाले हो, अब हम इसी को सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखो, जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जो फर्म है हमारी पार्टनरशिप फर्म, उसकी असेट और लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, दोबारा से रिवैल्यू किया जाएगा, है ना। रिवैल्यू किया जाएगा। मान लो जैसे कोई बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज की, अब वो बिल्डिंग 2,50,000 की हो गई, है ना। तो 50,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक की सारी मेहनत जिसने की है ना वो है ओल्ड पार्टनर्स। अभी तक की सारी मेहनत किसने की है, ओल्ड पार्टनर्स ने, है ना। तो जो सारी मेहनत है वो सारी किस में बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। इन सिंपल वर्ड्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ठीक है। तो करें इसको आगे, चलो समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा है, पहले तो ये बताओ, इससे क्या निकल के आता है, प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉमिनल। कौन सा नेचर है इसका, नॉमिनल नेचर। बना लो भाई, कौन सी बड़ी बात है इसमें। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, देखो, है ना। अब एक सिंपल सी चीज हमने इसमें सीखेंगे। तुम्हें इतना पता है कि हम लोग इसके क्रेडिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, इसके हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, हर टाइम से करते आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट होगा कब, प्रॉफिट होगा कब, जब आपकी एसेट तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है ना। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, 1 लाख की एसेट अब 1,50,000 की हो गई, तो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, है ना। और क्या होगा हमारा, जब हमारी लायबिलिटीज जो है वो क्या हो जाए, जो हमारी लायबिलिटीज है वो क्या हो जाए, हमारी लायबिलिटीज कम हो जाए, तब भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां आ गई। अब इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएंगे हमारे लॉसेस, इस साइड हमारे क्या आ जाएंगे, लॉसेस,
है ना। लॉसेस कब होंगे? जब हमारी एसेट कम हो जाए, जब हमारी एसेट कम हो जाए और क्या बढ़ जाए? लाइबिलिटीज बढ़ जाए, है ना। जब हमारी क्या बढ़ जाए? लाइबिलिटीज बढ़ जाए। इसको मैं और सही से लिख देता हूं। कितना परेशान करता है भाई ये बोर्ड भी। LIA लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई तो क्या होगा? हमारा लॉस होगा, ठीक है। और जब हमारी लाइबिलिटीज कम होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहां तक बात समझ में आई, है ना। और अब एक चीज समझना कि ये हमारा इसका फॉर्मेट रहने वाला है। बहुत सारी एसेट्स है, आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसलिए ये सिंपल सी चीज अप्लाई करना और इसके आंसर्स निकल के आएंगे अच्छे से। बाकी और प्रैक्टिस हम लोग जब रिवोल्यूशन का एडमिशन में अकाउंट बनाएंगे तब करेंगे। अभी हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, एडमिशन वाले में हम लोग इसको ब्रीफ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अभी इसका एक क्वेश्चन भी आएगा। तो देखो, प्रॉफिट कब हुआ? जब असेट बढ़ी, लाइबिलिटी माइनस हो गई। लॉसेस कब हुए? जब असेट माइनस हुई और लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। असेट कम हुई और लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, एक तो दे दिया, एक और लिख लो। मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीस की थी, मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीस की थी और अब वो कितने की रह गई? 1,50,000 की रह गई। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कहां रिकॉर्ड करोगे? इस साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्रेडिटर्स को 50,000 रुपीस देने थे। कितने देने थे? 50,000 रुपीस। क्रेडिटर्स ने बोला चलो 5,000 रुपए कम दे देना यार, 5,000 रुपए कम दे देना। अब बताओ क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे? वो डिपेंड करता है कि हमारी लाइबिलिटीज घटी है या बढ़ी है। तो हमारी इस वाले केस में लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या हुआ? हमें प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। यहां तक बात समझ में आई तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखो, जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा था, तो हमारा बैलेंस कहां निकल के आएगा? यहां निकल के आएगा, टू प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना। ये हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। जितने भी पार्टनर है उसमें बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और यहां क्या आएगा? टू लॉस ट्रांसफर, ठीक है। ए और बी अगर आता है तो यहां पे, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूं बैलेंस। अगर बैलेंस यहां निकल के आया तो इधर लिखना है और बैलेंस यहां निकल के आया तो इसमें लिखना है। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो चलो आगे चलते हैं। इसकी एंट्रियां बना के देख लें एक बार अपन कैसे बनेगी इसकी एंट्रियां, है ना। वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो तो आपको सीखनी है। और देखो, एंट्रियों के अंदर आप लोगों को क्या करना है? बेसिकली हमें 3 एंट्रियां बनवानी है। हमें कितनी एंट्रियां बनानी है? 3 एंट्रियां बनानी है। अब वो एंट्रियां कौन सी बनानी है वो हम देखते हैं इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे। अब देखो क्या करना है आपको, हम लोग इसको उससे भी कनेक्ट करके चलेंगे। देखो समझना, इसके अंदर क्या लिख रखा है हमने? रिवोल्यूशन एंट्रीज हमें पास करनी है। आपकी एसेट ऊपर है, लाइबिलिटी ऊपर है, टू रिवैल्यूएशन। अब देखो मैंने इसके आगे क्या लिख रखा है? एसेट्स या तो अनरिकॉर्डेड है, अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो उसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। या फिर इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट बढ़ गई तो भी हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज, है ना। तो ये दोनों चीजें ऊपर की तरफ टू रिवैल्यूएशन। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली एंट्री को देखो और यहां आओ, देखो ये यहां पे रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, है ना। हम लोग एंट्री क्या बना देंगे? असेट्स लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, असेट लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। देखो असेट लाइबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। ये किसकी एंट्री बन गई हमारी? ये हमारी बन गई प्रॉफिट की एंट्री, है ना। अगर हमने इधर से इसको लिया तो अब यहां से लेंगे तो क्या होगा? देखो ये हमारी कौन सी वाली साइड है? टू वाली साइड। ये वाली कौन सी साइड है? बाय वाली साइड, है ना। जब हम इसको इस साइड लेंगे, अब देखो उधर की साइड क्या होगा और उसकी एंट्री कैसे बनाओगे? रिवैल्यूएशन टू एसेट टू लाइबिलिटी, है ना। तो ये वाली चीज पे हमें क्या हो जाएगा? लॉस। देखो हमें 3 ही एंट्रियां पास करनी है, एक तो प्रॉफिट की एंट्री, एक लॉस की एंट्री। अगर कोई एक्सपेंस करा हो तो यहां पे लिख देना टू बैंक, अगर रिवैल्यूएशन पे कोई खर्चा हो तो लिख देना टू बैंक। और लास्ट वाली एंट्री किसकी होगी? प्रॉफिट और लॉस क्या करने की?
ट्रांसफर करने की, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूं। देखो पहली एंट्री किसकी, प्रॉफिट की। कैसे करोगे, असेट अनरिकॉर्डेड और इंक्रीज इन असेट, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, नीचे आके टू रिवैल्यूएशन। अगली एंट्री आपकी किसकी, लॉसेस की, डेबिट वाली साइड की। रिवैल्यूएशन के उस साइड, टू वाली साइड कौन सा रहा था, असेट अगर कम हो रही है तो, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड या इंक्रीज है तो, और टू बैंक रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस। अब आपको ये देखना है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। इसी तरीके से अगर लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और पार्टनर्स की कैपिटल घटती है तो क्या होगी, डेबिट। बोलो बात समझ में आई।